1911 विंसेंजो पेरुगिया नाम के एक इतालवी व्यक्ति ने कुछ महीनों तक लॉवर में काम किया। एक ही समय पर उन्हें संग्रहालय में कला के कार्यों के लिए सुरक्षात्मक ग्लास केस बनाने के लिए काम पर रखा गया था। जबकि वहां काम करते हुए उन्होंने एक ब्रेक लिया और नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा चुराई गई इतालवी कलाकृति पर एक किताब पढ़ी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी जनरल और शासक था जिसने यूरोप के कई देशों पर कब्जा किया था। अच्छा, एक उग्र देशभक्त विंसेंजो इस बात से क्रोधित था कि उसकी मातृभूमि से ऐसे बेशकीमती खजाने छीन लिए गए थे और विंसेंजो अपने देश की कलाकृतियों को वापस लाने का फैसला करता है और इसी के साथ वह अपने दिमाग में षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। एक बार लॉवर में उनका कुछ जरूरी काम था। काम पूरा होने पर विंसेंजो अपनी योजना को क्रियान्वित करने में लग जाता है। सोमवार 21 अगस्त 1911 को विंसेंजो ने अपने बनाए प्लान पर काम करना शुरू किया। अब इस बारे में स्रोत अलग अलग हैं कि विंसेंजो पेरुगिया ने संग्रहालय में कब प्रवेश किया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वह इसमें शामिल हुए थे। पेरुगिया ने रविवार की दोपहर व्यस्त भीड़ और अगली सुबह तक स्टोर रूम में रात बिताई। खैर, किसी भी तरह योजना के अनुसार वह उस सोमवार को संग्रहालय में अंदर जा चुका था। इस समय लॉवर बंद था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि संग्रहालय खाली था। इसके विपरीत सोमवार ऐसे दिन थे जब रखरखाव कर्मचारी और क्यूरेटर जनता के प्रवेश के बिना आसानी से काम कर सकते थे। इसने विंसेंजो को इतालवी इतिहास के एक हिस्से को समझने का सही अवसर प्रदान किया, जब उनके पूर्व सहकर्मी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे और न ही हजारों पर्यटक लोगों की नजरें विंसेंजो पेरुगिया पर थीं। विंसेंजो के अनुसार उन्होंने मिशन शुरू करने से पहले यह फैसला नहीं किया था कि वह कौन सी कलाकृति लेने जा रहे हैं। उन्होंने कई इतालवी कलाकारों के कार्यों पर विचार किया था, लेकिन अंततः उन्होंने मोना पर निर्णय लिया। उसने मोनालिसा की पेंटिंग को इसलिए चुना क्योंकि उसका आकार मात्र 30 बाय 21 इंच था, जिस कारण विंसेंजो उसको आसानी से अपने साथ ले जा सकता था। म्यूजियम में लगभग सभी इटालियन मास्टरपीसेस का आकार 30 फीट से भी ज्यादा था और विंसेंजो की फोटो को देखकर लगता है कि उसका कद 5 फुट 3 या 4 इंच से ज्यादा नहीं था। इस आकार के व्यक्ति को ज्यादा बड़ी कलाकृति ले जाने में दिक्कत होती, जितना मैंने सोचा था। विंसेंजो का उद्देश्य कला के कार्यों को पुनः प्राप्त करना था, जो एक धर्मी कार्य जैसा प्रतीत होता है, जिसे नेपोलियन ने विंसेंजो की मातृभूमि से चुरा लिया था। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। आप देखिए, कलाकृति के मालिक लियोनार्डो दा विंची ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष यहीं फ्रांस में बिताए थे। वह राजा फ्रांसिस प्रथम के शासनकाल के दौरान फ्रांसीसी दरबार में रह रहे थे। जब 1519 में दा विंची की मृत्यु हुई, तब किंग फ्रांसिस ने लियोनार्डो दा विंची के स्टूडियो में उसके द्वारा छोड़ी गई कलाकृति का स्वामित्व ले लिया, जिसमें मोना लिसा भी शामिल थी। मतलब विंसेंजो ने अपनी कुख्यात डकैती के लिए जिस पेंटिंग को चुना, वह वास्तव में फ्रांस में ही बनाई गई थी, चाहे उसको एक इतालवी कलाकार ने ही बनाया था, और वह भी नेपोलियन के जन्म से 250 वर्ष पहले। और अब कार्रवाई करने का समय आ गया था। संग्रहालय के कर्मचारियों की वर्दी के साथ घुलने मिलने के लिए उसने सफेद स्मॉक पहना हुआ था। विंसेंजो ने गैलरी में अपना रास्ता बनाया, जहां उस समय मोनालिसा को प्रदर्शित किया गया था। अच्छा, अब यह तो पक्का है कि किसी अंदर के कर्मचारी ने इनकी मदद जरूर की होगी, क्योंकि उस कलाकृति का कुल वजन 200 पाउंड था। लेंजालोटी और माइकल म्यूजियम के कर्मचारी भी थे, और भाई होने के अलावा दोनों इटली के नागरिक भी थे। जाहिर सी बात है, विंसेंजो ने दोनों का देश प्रेम जगा दिया होगा। लेंजालोटी का उल्लेख पेरुगिया के साथ सहसाजिशकर्ता के रूप में किया गया। दोस्तों, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, पर हां, मैं 200 पाउंड का वेट अकेले तो नहीं उठा सकता हूं। विंसेंजो ने जांचकर्ता को बताया कि मेन डोर का नॉब टूटा हुआ था। हालांकि प्लम्बर ने बाद में नोटिस किया कि खुद विंसेंजो भी म्यूजियम का एक कर्मचारी है, क्योंकि इसने भी तो व्हाइट स्मॉक पहना हुआ था, जिसमें उसने मोनालिसा की कलाकृति को लपेट लिया होगा। और मेन दरवाजे से विंसेंजो गलियारे से होते हुए स्फिंक्स की ओर चला गया। आगे बढ़ने से पहले एक अन्य गैलरी और फिर विस्कोंटी के गलियारे से होकर गुजरा, और फिर मुख्य प्रवेश द्वार से वह भाग निकला। बाहर आम लोगों में भी इसी बात की चर्चा थी कि विंचेंजो ने व्हाइट स्मॉक में तस्वीर को लपेटा
और मुख्य द्वार से सीधे सुबह की ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर भाग गया। आप सोचते होंगे मोनालिसा की कलाकृति चोरी होते ही अलार्म बज गया होगा और लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पहली बात तो यह है कि मोनालिसा तब उतनी मशहूर नहीं थी जितनी आज है। वास्तव में इस कलाकृति की प्रसिद्धि का श्रेय काफी हद तक उस विश्वव्यापी चोरी को दिया जाता है जिसका मोनालिसा वर्तमान में आनंद ले रही है। कला इतिहास के प्रोफेसर नूह चार्नी के मुताबिक विंसेंजो ने उस दिन जो भी कलाकृति चुराई होती वह दुनिया में मशहूर हो गई होती। उस समय मोनालिसा कलाकृति को कला जगत के लोगों द्वारा पुनर्जागरण की उत्कृष्ट कृति बताया जाता था, लेकिन व्यापक जनता के लिए वह कुछ खास नहीं थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा और भी रोमांचक वीडियो बनाने के लिए हौसला बढ़ता है। म्यूजियम में मोनालिसा विनम्रतापूर्वक अपने अंतिम क्षणों का आनंद ले रही थी जब तक विंसेंजो ने म्यूजियम में प्रवेश नहीं किया, और उस आदमी ने जाने अनजाने में इस कलाकृति को विश्व में अमर प्रसिद्धि दिला दी। वह इतनी कम महत्वपूर्ण थी कि 28 घंटों तक किसी को एहसास भी ना हुआ कि मोनालिसा डकैती को अंजाम दे दिया गया है। मोनालिसा जा चुकी थी, और तो और जिस व्यक्ति को सर्वप्रथम मोनालिसा के चोरी होने का एहसास हुआ वह इस म्यूजियम में काम भी नहीं करता था। गैलरी के सामान्य दृश्य को कैद करने के लिए अगले दिन एक कलाकार संग्रहालय का दौरा करता है। जब वह कैनवस पर ब्रश करने जा ही रहा था, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसने दाएं तरफ देखा कि मोनालिसा गायब थी। कलाकार को लगा संग्रहालय में काम चल रहा है, हो सकता है इसी कारणवश मोनालिसा की पेंटिंग को इधर उधर किया गया होगा। उस कलाकार ने गार्ड से पूछताछ की कि पेंटिंग कब तक वापस आएगी, लेकिन गार्ड ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गार्ड पेंटिंग की स्थिति की जांच करने गया और वहां देखा कि मोनालिसा के स्थान पर 4 हुक लटक रहे हैं। अब तक सबको समझ आ चुका था कि मोनालिसा गायब थी। फ्रांसीसी पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई और किसी संभावित सुराग के आधार पर गवाहों की तलाश करने लगी। अच्छा, उसी दौरान एक गवाह ने दावा किया कि उसने एक आदमी को ट्रेन में चढ़ते देखा था, जिसने अपनी बांह के नीचे कपड़े में लिपटी कोई कलाकृति दबा रखी थी। चोरी के बाद कई दिनों तक पुलिस की नजर में कोई भी संदिग्ध होता, वह उसको तुरंत उठा लेती थी। बाहर की सड़कों पर जांच चौकियां स्थापित की गईं। पेरिस आने जाने वाले हर माल की जांच की जाती थी। देश छोड़ने वाली नौकाओं और ट्रेनों की बारीकी से जांच की जाती थी। पेंटिंग की चोरी को लेकर संदिग्ध सूची में आम आदमी से लेकर छोटे बड़े चोर, यहां तक कि राजा भी संदिग्ध बन गया था। यहां तक कि पिकासो जैसा कलाकार भी संदिग्ध सूची में था। लेकिन हैरानी की बात थी, कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग तो यह भी मानने लगे कि यह सब धोखा है। दुनिया भर के अखबारों में धूम मची हुई थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। उसी दौरान एक अफवाह उड़ी कि मोनालिसा इस चोरी के बाद प्रसिद्ध हो गई है, जो पहले नहीं थी, और इस कहानी को वॉशिंगटन पोस्ट नामक अखबार ने खूब हवा भी दी। और मोनालिसा कलाकृति से मिलती जुलती एक और कलाकृति, मोनालिसा वेना, को भी दुनिया के सामने रखा, जिसको लियोनार्डो विंची ने ही बनाया था। हालांकि यह कलाकृति मोनालिसा से कुछ मिलती जरूर थी, लेकिन यह मोनालिसा पेंटिंग से पहले बनाई गई एक पेंटिंग थी। विंसेंजो द्वारा छोड़ा गया एकमात्र वास्तविक सुराग था। संग्रहालय में उसके काम के दौरान कांच पर छोड़ा गया उसके उंगलियों के निशान, जो उसने स्टेयर्स के नीचे फेंक दिया था। हालांकि इसे उपयोगी साबित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों को इसकी तुलना किसी से करनी होगी, और यह फिंगरप्रिंट उस समय संग्रहालय के 257 कर्मचारियों में से किसी से मेल नहीं खा सका। मामला ठंडा पड़ चुका था। एक सप्ताह के बंद के बाद लॉवर अंततः जनता के लिए फिर से खुल गया, जो उस खाली जगह को देखने के लिए उमड़ पड़े जहां कभी मोनालिसा को रखा गया था। यह फ्रांसीसी सरकार के लिए सचमुच शर्म की बात थी। पुलिस और संग्रहालय की प्रबंधक फ्रांसीसी सरकार 2 साल तक मोनालिसा कलाकृति ढूंढने में असफल रही। आपको क्या लगता है, विंसेंजो ने कहां और कैसे मोनालिसा की तस्वीर को इतने लंबे समय तक दुनिया की आंखों में धूल झोंककर महफूज रखा? मानो या ना मानो, इस हॉट आइटम के साथ विंसेंजो ने कभी पेरिस छोड़ा ही नहीं था। वह वास्तव में मोनालिसा को अपने साथ एक बोर्डिंग हाउस में ले गया, जहां वह रह रहा था। उसने शुरू में उसे एक कप बोर्ड अलमारी में रखा, फिर उसको एक स्टोव के नीचे छुपा दिया।
और अंत में एक ट्रंक के अंदर गुप्त स्थान में रख दिया। ऐसा कहा जाता था कि वह अपनी पॉकेट में हमेशा मोनालिसा का एक पोस्ट कार्ड रखता था, जैसे मानो फ्रांसीसी पुलिस को खुली चुनौती दे रहा हो कि यह रहा सबूत, अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। बाद में इस बात का पता चला कि विंसेंजो ने मोनालिसा को बेचने का प्रयास किया था। कम से कम उसके अनुसार तो यही सत्य था। हालांकि मुकदमे के दौरान वह इस बात पर अड़ा रहा कि वह इसे केवल इटली में ही किसी को बेचता। अब आगे की कहानी सुनिए। मीडिया की दिलचस्पी और इस घटना को लेकर मीडिया के उन्माद ने संभवतः बचने के लिए उसे कोई सौदा करने से रोके रहा। विंसेंजो ने सपने में भी सोचा ना होगा कि यह मामला इतना तूल पकड़ लेगा। वह भी अब इससे थक चुका था। इसीलिए विंसेंजो ने फ्लोरेंस, इटली में एक कला प्रेमी को पत्र भेजा, जिसमें मोनालिसा की पेंटिंग को बेचने की पेशकश की गई। विंसेंजो ने उस डीलर को कलाकृति की प्रामाणिकता का आश्वासन दिया और 25% की छूट देने का भी वायदा किया, अगर वह कलाकृति को इटली की सार्वजनिक कला गैलरी में प्रदर्शित करने के लिए रखता है। हां, उन्होंने इस पत्र पर लियोनार्डो या लियोनार्ड के नाम से हस्ताक्षर भी किया। अब आपको वैसे भी यह बात याद रखनी होगी कि वह अब प्रसिद्ध मोनालिसा है, जो पहले से ही गायब है। अब लोग जानते हैं कि वह कौन है, और यदि कोई आपको उस कलाकृति को बेचने का प्रस्ताव दे तो इस बात पर यकीन करना इतना आसान नहीं होगा। अब डीलर ने जिसको पत्र मिला था वह इटली के फ्लोरेंस में प्रसिद्ध अफित्सी गैलरी के निदेशक को मिलता है और उनको पत्र और प्रस्ताव के बारे में बताता है, लेकिन निदेशक इन बातों को कोरी बकवास मानकर हवा में उड़ा देता है। लेकिन 10 दिसंबर 2013 को विंसेंजो लियोनार्ड के नाम से फ्लोरेंस आए और उनसे मुलाकात की। लियोनार्ड ने कला विक्रेता को अपने होटल के कमरे में आकर स्वयं उस कृति को देखने के लिए अनुरोध किया। डीलर इस बात के लिए सहमत हो जाता है और गैलरी निदेशक के साथ उसके होटल के कमरे में पहुंचता है। विंसेंजो दोनों को होटल रूम के उस स्थान पर ले जाता है जहां उसने मोनालिसा को छुपा कर रखा हुआ था। जैसे जैसे विंसेंजो ट्रंक से सामान बाहर निकालता जाता है, वैसे वैसे दोनों को उस पर विश्वास और बढ़ता जाता है। आखिरकार विंसेंजो ने उनकी आंखों के सामने ट्रंक में मौजूद नकली तली को हटा दिया। लाल रेशमी कपड़े के नीचे मोनालिसा विस्मय भरी मुस्कान से तीनों को देख रही थी। गैलरी निदेशक ने उस कृति की ठीक से जांच की, उस कलाकृति की तुलना एक तस्वीर से की और लॉवर की मोहर और आइटम नंबर को भी जांचा। इतना सब देखने के बाद निदेशक इस बात पर सहमत हुआ कि यह कृति पहली नजर में तो असली ही लगती है। वह आदमी विंसेंजो की 5 लाख फ्रैंक्स की कीमत पर सहमत हो गया, जो 1913 में $1 लाख के बराबर थी, और आज की तारीख में यह कीमत करीब $3 मिलियन के बराबर है, जो भारतीय रुपए में करीब 25 करोड़ बनती है। मोनालिसा को साथ लेकर तीनों होटल छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कलाकृति की जांच करने के बाद गैलरी निदेशक ने बिना किसी संदेह के पुष्टि की कि वह असली डील थी। दोनों व्यक्तियों ने कलाकृति को विंसेंजो की देखभाल में छोड़ने के लिए मना लिया और कुछ समय मांगा ताकि उसके इस देशभक्ति कार्य के लिए उसको उचित पुरस्कार देने की मंजूरी प्राप्त कर सकें। विंसेंजो भी खुशी खुशी होटल में वापस चला जाता है। विंसेंजो इस बात को अच्छी तरह जानता था, यह उसकी मोनालिसा के साथ आखिरी रात है। लेकिन विंसेंजो को जरा भी भनक नहीं लगी कि कुछ देर बाद ही उनको होटल के कमरे से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंततः पेरिस में पुलिस रिकॉर्ड फाइल पर विंसेंजो की उंगलियों के निशान खोजने में सफल हो जाती है, जो उसने काम करते वक्त कांच पर छोड़े थे। 28 महीनों के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार मोनालिसा को बरामद कर लिया गया और उसके अपहरणकर्ता की पहचान कर ली गई। विंसेंजो पेरुगिया ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, मैं दोहराता हूं कि मैंने तस्वीर ली, पर उन विचारों के कारण जिसने मुझे लंबे समय तक परेशान किया कि इन कलाकृतियों को वापस इटली में लाना चाहिए, क्योंकि यह इटली के कलाकार की विरासत है और इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। उन्हें मूल रूप से 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। विंसेंजो पेरुगिया जैसे जेल गया वैसे ही रिहा भी हो गया, क्योंकि विंसेंजो पेरुगिया ट्रायल के दौरान कुछ समय जेल में बिता चुका था। उन्हें इटली में नायक घोषित किया गया, लेकिन अगले महीने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने विंसेंजो की अल्पकालिक प्रसिद्धि को ग्रहण लगा दिया। 4 जनवरी 1914 मोनालिसा को लॉवर में पुनः स्थापित किया गया, जो संग्रहालय में कला के सबसे प्रसिद्ध कार्य के रूप में
उसकी शुरुआत का शानदार प्रतीक था। और जनाब, इसी के बाद शुरू होती है मोनालिसा के शानदार करियर की शुरुआत, जो बदस्तूर आज तक जारी है। विंसेंजो पेरुगिया को समय ने भले ही भुला दिया हो, जिसके कारण मोनालिसा ने इतनी शोहरत पाई, लेकिन इसी देशभक्त की उस सोच का ही परिणाम है जिसके कारण आज भी म्यूजियम में प्रति साल लाखों करोड़ों लोग इसकी एक झलक पाने को खींचे चले आते हैं। क्या पता, मोनालिसा विंसेंजो पेरुगिया के बिना शायद कहीं धूल फांक रही होती। इस तरह विंसेंजो की राष्ट्रभक्ति ने दोनों हस्तियों को इतिहास में अमर बना दिया। दोस्तों, आगे भी चोरों की रोमांच से भरी दुनिया में झांकना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाजिरीन, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।